नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ अनोखी हत्या नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अनोखी हत्या नॉवल का पार्ट 5। वो हंसा। लड़की खूबसूरत हो साहब तो निगाह टिक ही जाती है। मैं ठहरा पैरों से लाचार। मुझे उससे और भला क्या उम्मीद हो सकती है। दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई हो जो इत्तेफाकन तुम्हारे कानों तक पहुंच गई हो। कुछ तो सुना था साहब, मगर उसका मतलब क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। जो सुना था वही बयान करो। लड़के ने किसी बात के जवाब में कहा था, अगर वो कार्ड हमारे हाथ लग जाता तो आरएम को करोड़ों का फायदा होता। आरएम क्या? पता नहीं, जो सुना था वो आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ और? मेरे ख्याल से वो दोनों कहीं बाहर से आए हुए थे। कम से कम लड़का तो दिल्ली का रहने वाला नहीं हो सकता। ये तुम किस आधार पर कह रहे हो? उसका लहजा ही कुछ ऐसा था। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार का रहने वाला हो सकता है। ऐसा क्या था उसके लहजे में? मैं उसी के टोन में सुनाता हूं आपको। अगर वो कार्डवा मिल जाता तो आरएम को करोड़ों का फायदा ना होता जी। दूसरी बात उसके बालों की है, जिनमें वो बीच की मांग निकाले था। दिल्ली में तो अब शायद ही कोई निकालता हो। फोन पर उसने क्या बात की थी ये तो ना चाहते हुए भी तुम्हें सुनाई दिया होगा। आखिर तुम फोन के एकदम करीब ही बैठे रहते हो। जी हाँ, सुना था। वो किसी तरह के कार्ड की बात कर रहा था। बीच में एक लड़की का नाम भी लिया था उसने। भला सा नाम था। हाँ, याद आया। वो किसी संजना का नाम ले रहा था। कार्ड के बदले में उसने किसी को 2 लाख रुपए ऑफर किए। फिर रिसीवर रखकर पैसा चुकता किया और लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था। पढ़े लिखे जान पड़ते हो। ग्रेजुएशन कर रखा है। ओह, बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया दोस्त। मेरा नंबर नोट कर लो। अगर इत्तेफाक से दोनों में से कोई दिखाई दे जाए तो मुझे फोन जरूर करना। मैंने उसे अपना नंबर नोट करवाया। फिर सर्विस लेन में ही खड़ी अपनी कार में सवार हो गया। कार्ड, आरएम, करोड़ों का फायदा। रास्ते भर मेरे दिमाग में यही बातें गूंजती रही। मैंने यही अंदाजा लगाया कि आरएम या तो किसी आदमी का नाम था या फिर किसी कंपनी का। मगर बात क्योंकि करोड़ों के फायदे की थी, इसलिए मेरा यकीन किसी कंपनी का नाम होने पर ही ज्यादा था। हैरानी की बात यह थी कि वे लोग वैसा कोई कार्ड संजना के पास होने की उम्मीद कर रहे थे, बल्कि उन्हें यकीन था कि वो कार्ड संजना के पास ही था। तभी सीधा संजना के मामा से उसका सौदा करने की कोशिश की गई थी। क्या था उस कार्ड में, और ऐसी कोई चीज संजना के पास क्यों कर मौजूद थी? वो फार्मासिस्ट थी। दवाइयां बनाने वाली कंपनी के लैब में काम करती थी। क्या वहां से उसके हाथ कुछ ऐसा लग गया था जिसके जरिए वो दौलत हासिल करने के सपने देख रही थी? अगर ऐसा था तो इस बात की उम्मीद ज्यादा थी कि आरएम स्टार फार्मा की तरह ही किसी दवाई की कंपनी का नाम था। इस नए विचार ने मुझे इतना आंदोलित किया कि कार ड्राइव करता नहीं रह सका। सड़क के किनारे रुककर मैंने गूगल देवता से मदद मांगी तो आरएम फार्मास्यूटिकल्स का नाम सामने आया, जो कि दवाइयों की एक बड़ी कंपनी थी। मैंने कंपनी के बारे में और सर्च मारा तो पता चला कि उसे मार्केट में आए अभी 6 साल ही हुए थे। जो अहम बात पता चली वो ये थी कि 6 साल पुरानी ये कंपनी 20 साल पुराने स्टार फार्मा को मार्केट में कड़ी टक्कर दे रही थी। मैंने गीता अरोड़ा को फोन लगाया। एक बार बेल जाते ही दूसरी तरफ से कॉल अटेंड कर ली गई। तुमने बताया था कि संजना स्टार फार्मा के लैब में काम करती थी। हेलो के बाद मैं सीधा मतलब की बात पर आता हुआ बोला। ऐसे में तो हर तरह के ड्रग्स तक उसकी सीधी पहुंच रही होगी, नहीं? रही ही होगी, लेकिन इस बारे में मैं कोई दावा कैसे कर सकती हूँ? संजना ने कभी किसी संदर्भ में आरएम फार्मास्यूटिकल्स का जिक्र किया था तुमसे? मुझे तो याद नहीं पड़ता, मगर मैं इस नाम से वाकिफ हूँ। आजकल हमारी कंपनी में इस नाम के बड़े चर्चे हैं। मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की मांग उनकी वजह से लगातार कम होती जा रही है। 2 महीने पहले ये बात हमारी कंपनी में डायरेक्टर्स लेवल की मीटिंग का अहम मुद्दा थी। अच्छा, अब जरा सोच विचार का जवाब दो कि क्या किसी दवाई की कंपनी में कोई ऐसा डेटा हो सकता है जिसे किसी दूसरी कंपनी को बेचकर दौलत खड़ी की जा सके? अंदाजा ही लगाना है तो तुम मेरे से बेहतर लगा सकते हो, लेकिन ऐसी कोई ना कोई चीज तो हर कंपनी के डेटाबेस में मौजूद होती है जो किसी दूसरी कंपनी के हाथ लग जाए तो वो उसके जरिए मुनाफा कमा सकती है। उदाहरण के लिए मान लो मेरी कंपनी ने एप्पल नाम की किसी दवा का इजाद किया हो जो हर तरह की कैंसर की बीमारी को जड़ से मिटाने में सक्षम है।
उसके बाद अगर वही फॉर्मूला किसी दूसरी दवाई की कंपनी के हाथ लग जाता है तो क्या वो उसी दवा को मैंगो के नाम से मार्केट में उतारने से बाज आ जाएगी? यानी हींग लगी न फिटकरी और रंग चोखा निकल आया। तुम्हारी कंपनी ने हाल फिलहाल में ऐसे किसी मेडिसिन का इजाद किया था या कोई ऐसी दवा जो अभी बनकर तैयार ना हुई हो, जिस पर अभी काम चल रहा हो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी कंपनी क्योंकि मैन्युफैक्चरर होने के साथ साथ दवाइयों पर रिसर्च भी करती है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। पता लगाने का कोई जरिया? भाई, ऐसी बातों की जानकारी या तो रिसर्च टीम को हो सकती है या फिर लैब इंचार्ज को। मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? जानकारी हासिल करने का कोई जरिया? सीधी पहुंच तो मुमकिन नहीं है, मगर किसी यार दोस्त की मदद से कुछ पता चलने की उम्मीद की जा सकती है। मगर उससे तुम क्या हासिल करना चाहते हो? मिलने पर बताऊंगा। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। क्या पता राहुल के जरिए ही कोई बात बन जाए। मैं उससे बात करने का कोई मौका निकालती हूँ, फिर उसका मोबाइल नंबर भी देती हूँ तुम्हें। तुम इससे ज्यादा बेहतर काम कर सकती हो। उससे एक छोटी सी मुलाकात का इंतजाम कर दो। ठीक है, बात बनती दिखाई दी तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। मैं वेट करूंगा। थैंक्स। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। एक बात जो अभी मेरी समझ में आ रही थी वो ये थी कि अगर संजना ने सचमुच ऐसी किसी चोरी को अंजाम दिया था तो इसका मतलब ये बनता था कि सामने वाली पार्टी से उसकी डील ना सिर्फ फाइनल हो चुकी थी, बल्कि संजना उन्हें ये तक बता चुकी थी कि वो खास फॉर्मूला उसने किसी एसडी कार्ड में कॉपी कर लिया था, वरना उसके मामा से सीधा एसडी कार्ड के सौदे की बात ना की गई होती। मगर एसडी कार्ड किस लिए? कोई पेन ड्राइव या सीडी क्यों नहीं? फिर फौरन बाद ही मुझे जवाब सूझ गया। ऐसा जरूर उसने इसलिए किया होगा क्योंकि एसडी कार्ड को मोबाइल में डालकर बिना किसी झंझट के कंपनी से बाहर निकला जा सकता था, या फिर उसने किसी डेटा केबल के जरिए वो फॉर्मूला सीधा मोबाइल में ही कॉपी कर लिया था। बरबसी संजना की सूरत मेरे दिमाग में तैर सी गई। अपनी सहेली की निगाहों में बहन जी टाइप, धर्म कर्म में आस्था रखने वाली वो लड़की क्या सचमुच ऐसा कोई कदम उठाने में सक्षम थी? उससे भी बड़ा सवाल यह था कि 7 लाख के पैकेज पर काम करने वाली लड़की भला ऐसा कोई कदम क्यों कर उठाने लगी? मैं उलझ कर रह गया। अगर सचमुच उसने ऐसी किसी चोरी को अंजाम दिया था तो उसके कत्ल में, अगर कत्ल हुआ था, स्टार फार्मा की ही दिलचस्पी हो सकती थी। मगर इतनी बड़ी कंपनी क्या अपने किसी एम्प्लॉय के खून से हाथ रंग सकती थी? यह एक नया सवाल था जिसका जवाब ढूंढ पाना निहायत कठिन काम साबित होने वाला था। उस रात 10:30 बजे के करीब मेरे कदम गीता अरोड़ा के कमरे में पड़े। वो अकेली नहीं थी। उसके साथ जो युवक था वो मुश्किल से 25 साल का रहा होगा। वो खूब गोरा, 6.25 फीट के करीब हाइट वाला, मगर नाजुक तंदुरुस्ती वाला युवक था। उसकी शक्ल पर फटकार बरस रही थी। उसकी सूरत पर एक नजर डालकर कोई भी कह सकता था कि वो बेहद मुफलिसी के आलम में पल बढ़कर बड़ा हुआ होगा। लड़के की सूरत मुझे जानी पहचानी सी लगी। मुझे लगा हाल ही में तो मैंने उसे कहीं देखा था। कहाँ देखा था ये याद नहीं आ रहा था। मैं उसके सामने पहुंचकर एक सोफा चेयर पर बैठ गया। गीता ने हम दोनों का परिचय कराया, फिर उससे बोली, विवेक तुमसे संजना की मौत के बारे में कुछ पूछना चाहता है। मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता, वो भुनभुनाता हुआ बोला। पहले भी बोल चुका हूं। तो क्या मैं ये समझूं कि संजना के दिल में तेरे लिए जो मोहब्बत के जज्बात थे वो महज दिखावा थे? हकीकत में तुझे उससे कोई मोहब्बत वगैरह नहीं थी? ऐसा मैंने कब कहा? वो हड़बड़ाकर बोला। फिर ऐसे क्यों पेश आ रहा है जैसे उसके बारे में कोई बात करके हम पर एहसान कर रहा हो? सॉरी यार। व्हाट सॉरी? तुझे क्या उसके मरने से इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ दिखावे को ही सही थोड़ी सी सहानुभूति जता ले? और एक इसे देख, जब से उसकी मौत हुई है ये इधर उधर मारा मारा फिर रहा है। क्या लगती थी संजना इसकी? बोला ना सॉरी। अब क्लास लेना बंद कर। इसको जो पूछना है पूछे, मुझे जवाब देने में कोई गुरेज नहीं है। गुड, कहकर गीता ने मेरी तरफ देखा। सुना है संजना से तुम्हारी अच्छी बनती थी। ऐसे में लोग अक्सर अपने मन की एक बात दूसरे से शेयर कर लेते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि ऑफिस से छुट्टी लेकर संजना कहाँ जाने वाली थी? बनारस गई थी। और उसने कहाँ जाना था? उसने कोई हिंट दिया हो कि असल में पहले उसने कहीं और जाना था, जहाँ कुछ दिन रुकने के बाद वो अपने घर जाने वाली थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसने साफ साफ कहा था कि वो अपने गांव जा रही है, जहाँ 2 दिन रुकने के बाद वो सोमवार की फ्लाइट से वापस लौट आएगी। उसने छुट्टी भी सोमवार 2 मार्च तक की ली हुई थी। हमारी कंपनी छुट्टियों के मामले में बहुत सख्ती से पेश आती है। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी आने पर छुट्टी नहीं बढ़वाई जा सकती, मगर उन हालात में कंपनी को फौरन खबर करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में मुझे तो ये तक अंदेशा सताने लगा था कि कहीं उसके लौटते ही कंपनी उसे निकाल बाहर न कर दे।
उन हालात में तुमने उससे वापस न लौटने की वजह जानने की कोशिश नहीं की? तुम कोशिश की बात करते हो? मैं सुबह से शाम तक जब भी मौका मिलता उसका मोबाइल ट्राई करने लग जाता था। जाने कितने टेक्स्ट और व्हाट्सएप मैसेज किए होंगे उसे, मगर कॉल लगी नहीं और मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। बतौर फार्मासिस्ट उसकी जॉब प्रोफाइल क्या थी? वही जो एक फार्मासिस्ट की होती है। उसने अलग से भला क्या करना था? भाई, मुझे इस फील्ड की नॉलेज नहीं है, इसलिए जरा खुलकर बताओ तो कुछ पल्ले पड़े। देखो, आम फार्मासिस्ट के जिम्मे दवाइयों के संग्रहण और वितरण की जिम्मेदारी होती है, जैसे कि एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले के पास फार्मासिस्ट की डिग्री होती है। मगर हमारी कंपनी क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च और मेडिसिन डेवलपमेंट के काम को अंजाम देती है, इसलिए वहाँ एक फार्मासिस्ट के जिम्मे सबसे अहम काम होता है हासिल फॉर्मूले के आधार पर दवाइयाँ तैयार करना, उसकी क्वालिटी चेक करना, उनका संग्रहण देखना इत्यादि। तुम बात को यूं समझो कि एक मेडिसिन के निर्माण से लेकर सप्लाई तक के हर काम पर फार्मासिस्ट को नजर रखनी पड़ती है। दवाइयाँ तैयार करने के लिए फॉर्मूला कौन मुहैया कराता है? हमारी कंपनी की रिसर्च यूनिट इस काम को अंजाम देती है। ये फॉर्मूले क्या हार्ड कॉपी में होते हैं? पहले होते थे, अब तो मेल के जरिए इनका आदान प्रदान होता है। अलबत्ता जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ऐसी कोई मेल आती है तो लैब इंचार्ज उसका प्रिंट निकाल कर आगे किसी फार्मासिस्ट को सौंप देता है, जो कि उसके जरिए दवाइयाँ तैयार करता है। तुम्हारी कंपनी में वो इंचार्ज कौन है? संजीव बहल सर है, बुजुर्ग आदमी है। तो वैसी कोई मेल सीधा बहल साहब को आती है? ठीक समझे। अगर कोई उनके कंप्यूटर से वो डेटा चोरी कर ले तो? क्या तो? मान लो बहल साहब को रिसर्च यूनिट से कोई मेल आती है जिसमें कि किसी हालिया इजाद की गई दवाई का फॉर्मूला है, उसे मिस्टर एक्स चोरी कर लेता है, तो क्या उस फॉर्मूले को किसी प्रतिद्वंदी कंपनी को बेचकर पैसा खड़ा किया जा सकता है? मेरे ख्याल से तो किया जा सकता है, खासतौर से अगर उस स्तर की कोई दवाई मार्केट में उपलब्ध ना हो तो यकीनन किया जा सकता है। अगर तुम ऐसा कोई फॉर्मूला चुराने की कोशिश करो तो क्या कामयाब हो सकते हो? किस फिराक में हो भाई? घबराओ मत, मैं तुम्हें सच में ऐसा कोई काम करने को नहीं कह रहा, सिर्फ पूछ रहा हूं क्या तुम ऐसी किसी कोशिश में कामयाब हो सकते हो? नहीं, ऐसा कर पाना संभव नहीं है। और संजना के बारे में क्या कहते हो? क्या वो ऐसी किसी चोरी को कामयाबी के साथ अंजाम दे सकती थी? जवाब देने से पहले उसने बड़े ही संदिग्ध निगाहों से मुझे घूरा, फिर बोला, नहीं, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी कंपनी की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। यहाँ तक कि लैब में किसी को मोबाइल तक ले जाने की इजाजत नहीं है। हम जो ड्रेस घर से पहन कर आते हैं उसे भी बाहर ही उतार देना पड़ता है। ऐसे में वहां से किसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेना या उसका प्रिंट आउट चुरा ले जाना सिक्योरिटी की मिली भगत के बगैर संभव नहीं है। फर्ज करो तमाम सावधानियों के बावजूद कोई इस काम को अंजाम देने में कामयाब हो जाता है। आगे उस बात की जानकारी किसी तरह कंपनी को लग जाती है तो कंपनी क्या करेगी? ऐसे एम्प्लॉय को फौरन डिसमिस कर दिया जाएगा, और अगर उसके ऐसा किए होने का सबूत भी उनके हाथ लग जाता है तो यकीनन उसे गिरफ्तार करा दिया जाएगा। इसके अलावा कोई और कदम जो तुम्हारी कंपनी ऐसे मामलों में उठा सकती हो या पहले ही किसी के खिलाफ उठा चुकी हो? मुझे खबर नहीं है, मगर तुम इस बारे में इतना खोद खोद कर सवाल क्यों पूछ रहे हो? इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी बातें सामने आई है जो इस तरफ इशारा करती है कि हाल फिलहाल संजना ने ऐसी किसी कारगुजारी को अंजाम दिया था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब तक खामोश बैठी गीता एकदम से फट पड़ी। पागल हो गए हो तुम? संजना को भला ऐसा कुछ करने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो एक ही नजर आती है, पैसा। इम्पॉसिबल, राहुल तमक कर बोला। संजना ने पैसे के लिए ऐसे किसी काम को अंजाम दिया था, इस बात पर मैं तो क्या, हमारा लैब इंचार्ज भी यकीन नहीं करेगा। चाहो तो उसे बताकर देख लो। भाई, मैंने महज एक अंदाजा बयान किया है जो कि गलत भी हो सकता है। सरासर गलत है। चलो मान लिया, अब जरा उसकी मौत पर आओ। तुम्हें क्या लगता है क्यों अपनी जान से हाथ धो बैठी वो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। तुम्हें कुछ और लगता है? मेरे लगने से क्या होता है, मैंने उसकी मौत के बारे में अखबार में पढ़ा था। उसकी मौत को रहस्यमयी मौत की संज्ञा दी थी उन लोगों ने, मगर कत्ल का जिक्र कहीं नहीं था। तो फिर वो रहस्यमयी मौत कत्ल के जरिए क्यों नहीं बुलाई गई हो सकती है? उसका कत्ल कौन करेगा? यही तो वह अहम सवाल है जिसका जवाब तलाशना है। एक उससे भी ज्यादा अहम सवाल को तुम भूल रहे हो कि अगर उसका कत्ल हुआ था तो कातिल उसे अंजाम देने में कामयाब क्यों कर हुआ, कैसे हुआ? अखबार में छपी खबर के मुताबिक तो सीसीटीवी फुटेज एकदम क्लीन थी। ठीक कहते हो, मैं बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला। पहला सवाल तो यही है कि उसका कत्ल कैसे किया गया।
कुछ क्षण के लिए कमरे में खामोशी छा गई। तुम्हारे लैब में साइनाइड का कोई इस्तेमाल मुमकिन है? लैब में तो मेरे ख्याल से नहीं है, मगर रिसर्च यूनिट में हो सकता है। अब एक क्षण को तुम दोनों ये कल्पना करो कि संजना का कत्ल हुआ है, तो ऐसे में बतौर कातिल तुम्हारा शक किस पर होगा? मेरा शक तो अभी भी तुम पर ही है, गीता अरोड़ा बोली। ये जो तुम उसके कातिल की तलाश में इधर उधर पूछताछ करते फिर रहे हो, ये सब अपनी तरफ से ध्यान हटाने का तुम्हारा कोई षड्यंत्र हो सकता है। हो सकता है। मेरी बाबत इतनी नेक राय कायम करने के लिए शुक्रिया। तुम क्या कहते हो भाई? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी निगाहों में ऐसी कोई वजह नहीं थी जो संजना के कत्ल का कारण बनती। अच्छा जवाब है, एन पुलिस वालों जैसा। तुम कुछ भी कहो, मगर तुम्हारी तरह देने पर मैं यूं ही किसी का नाम तो लेने से रहा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं तरह नहीं दे रहा, मगर हर इंसान के दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं। कई बार वो दुश्मनी इतनी छोटी होती है कि हम उसे किसी खातिर में नहीं लाते। पिछले दिनों लक्ष्मी नगर में एक रिक्शे वाले को किसी ने पत्थर से कुचलकर जान से मार डाला था। उसकी भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बाद में पता चला कि वो काम उसके ही एक साथी रिक्शे वाले का था, और बात सिर्फ 50 रुपयों की थी, जो वो जुए में हार गया था मगर लौटा नहीं रहा था। कौन सोच सकता है कि 50 रुपए की हकीर रकम के लिए कोई किसी की जान ले सकता है? कहने का मतलब यह है कि संजना के संदर्भ में छोटी से छोटी बात को याद करने की कोशिश करो। कभी किसी से कहा सुनी हो, कभी किसी ने उसके नजदीक आने की कोशिश की हो, मगर उसने इनकार कर दिया हो। कोई ऐसा जो उस पर दिल रखता हो, उसे पाने का ख्वाहिशमंद रहा हो, वगैरह वगैरह। तुम्हारी आखिरी बात का जवाब मुमकिन है। वो शख्स मैं ही था जो उस पर दिल रखता था और भविष्य में उससे शादी का ख्वाब देख रहा था। तुमने उसका कत्ल किया है? नहीं, मैं संजना के अनिष्ट के बारे में वो भी अपने हाथों से सोच भी नहीं सकता। फिर पिछले कुछ दिनों से मेरी उम्मीदें बढ़ने लगी थी। वो मुझसे बहुत अच्छे ढंग से पेश आने लगी थी। तभी मुझे याद आ गया कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा था। संजना की मौत वाले दिन तुम कहाँ थे? वो हिचकिचाया। राहुल, गीता ने आंखें तरेरी। प्रॉब्लम क्या है तेरी? जवाब क्यों नहीं देता? मैं इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। गीता ने हैरानी से उसे देखा। मैंने सिगरेट का पैकेट निकालकर गीता को दिखाया। अगर इजाजत हो तो। इजाजत है, बल्कि एक मेरे हवाले करो। मैंने सहमति में सिर हिलाया, फिर राहुल की ओर देखा। मैं सिगरेट नहीं पीता, वो तनिक चिढ़कर बोला। गुड बॉय। मैंने 2 सिगरेट सुलगाए, जिनमें से एक गीता को थमा दिया। ठीक है, तुम मत बताओ, मैं ही बताए देता हूं। क्या बता देते हो? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। यही कि संजना की मौत वाले दिन ये गुड बॉय कहाँ था? कहाँ था? गीता ने पूछा। उसी फ्लाइट में सफर कर रहा था जिसमें संजना मौजूद थी। मेरी बात सुनकर हैरान तो दोनों हुए, मगर ज्यादा हैरान गीता हुई। उसने तत्काल राहुल की ओर देखा, जिसका झुका हुआ सिर मेरी बात की हामी भर रहा था। उस बात पर गीता यूं भड़की कि उसने राहुल का गिरेबान थाम लिया। मेरी तरफ देख। उसका झुका हुआ सिर अपनी जगह से हिला तक नहीं। तूने? वो राहुल को गिरेबान से झकझोरती हुई बोली। कमीने, तूने संजना की जान ली है? मैं समझ नहीं सका कि वो सवाल कर रही थी या उस पर इल्जाम लगा रही थी। नहीं, वो कठिन स्वर में बोला। मैं ऐसा क्यों करूंगा? तूने ही किया है। अगर तेरे मन में चोर नहीं होता तो ये बात अब तक तू 1000 बार दोहरा चुका होता कि सफर में तू संजना के साथ था। मैं नहीं था। 1 मिनट ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। वो पूर्ववत हड़बड़ाए लहजे में बोला। मैं उस फ्लाइट में जरूर था, मगर संजना पर मेरी निगाह नहीं पड़ी थी। अगर उसने मुझे या मैंने उसे देखा होता तो क्या हम दोनों अजनबियों की तरह मुंह फेर लेते? हाय हेलो तक नहीं करते? तुम इसी से पूछ लो, क्या फ्लाइट के भीतर इसने मुझे संजना के आसपास भी देखा था? नहीं देखा था। मुझे कबूल करना पड़ा। इस पर मेरी निगाह बहुत बाद में पड़ी थी। तब पड़ी थी जब यह हॉस्टेज पर खफा होकर दिखा रहा था कि इसने वेज मील ऑर्डर किया था, जबकि उसने नॉन वेज का पैकेट थमा दिया था। इसकी आवाज सुनकर ही मैंने एक बार मुड़कर पीछे देखा तो इसे 4-5 सीट पीछे बैठा पाया था। सुन लिया तुमने? इस बार उसके स्वर में गिड़गिड़ाहट नहीं थी। मैं तो अगले रोज अखबार में यह पढ़कर हैरान रह गया कि संजना उसी फ्लाइट में दिल्ली पहुंची थी। तूने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? क्या था इसमें बताने जैसा? ऊपर से जिस तरह से वाकयात पेश आया था, कोई बड़ी बात नहीं थी कि मेरी बात सुनकर पुलिस मुझे थाने में ही बिठा लेती। मुझे तो बताना था। इस बार गीता अरोड़ा के लहजे में गुस्से की बजाय शिकायत थी। मेरा जवाब अभी भी वही है। इसमें बताने लायक क्या था? उम्मीद है अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ गया होगा। नहीं, अभी नहीं आया। वो चौकन्नी हो उठी, क्योंकि ये बात तू सैकड़ों बार कई लोगों के सामने दोहरा चुका है कि तुझे ऊंचाई से डर लगता है।
इसलिए हवाई सफर नहीं करता। फिर उस रोज तेरा डर कहाँ चला गया था? वो बात मैं इसलिए कहता था ताकि लोग ये ना समझ ले कि मैं कंजूस था जो पैसे बचाने के लिए ट्रेन में सफर करता है। सच्चाई तो ये है कि मैं ट्रेन में भी जनरल बोगी में सफर करता हूँ, पैसे बचाने के लिए करता हूँ। नहीं करनी मुझे साह खर्ची। मेरी जिंदगी कैसे अभावों में बीती है तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। ऐसे में आज मेरे पास अच्छी नौकरी है तो मैं क्या पैसे उड़ाना शुरू कर दूं? ये बात भी कबूल है मुझे। अब तू ये बता कि उस रोज फ्लाइट में सफर करने से पहले तुझे पैसे बचाने का ख्याल क्यों नहीं आया? या कह दे कि एयरलाइंस तुझे मुफ्त में सफर करा रही थी। हाँ, करा रही थी। होश की बात कर वरना मैं अभी तेरा सिर फोड़ दूंगी। गीता, मैं सच कह रहा हूँ, बाय गॉड सच कह रहा हूँ। उस रोज की फ्लाइट की टिकट मुझे मेक माई ट्रिप की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री भेजी गई थी। बकवास। ये सच कह रहा हो सकता है। मैं सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसे एस्ट्रे में मसलता हुआ बोला। उस रोज मैं खुद भी ऐसे ही एक टिकट पर सफर कर रहा था। फिर तो बात ही खत्म हो गई। इसकी हो गई। तुम अपने बारे में क्या कहती हो? संजना की मौत के वक्त तुम कहाँ थी? यहीं, अपने कमरे में। लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया है। वो मेरी बहन जैसी सहेली थी। मुझे उसके मौत का सामान करने की क्या जरूरत थी? संजना के सामान में तुम्हें कोई एसडी कार्ड मिला था? माइक्रो या मिनी, कोई भी? मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसा कोई कार्ड होगा तो उसके मोबाइल में रहा होगा। मगर कार्ड की बाबत सवाल किस लिए? उस कार्ड का एक खरीदार पैदा हो गया है जो उसके बदले मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। ये वो सबसे अहम वजह है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि संजना शुक्ला ने इत्तेफाकन या आत्महत्या के इरादे से साइनाइड नहीं खाया था, बल्कि उसे कत्ल के इरादे से साइनाइड दिया गया था। कैसे दिया गया, इस पहेली का अभी कोई जवाब मेरे पास नहीं है। कमाल है तो ये कमाल ही। मैं उठता हुआ बोला, फिलहाल चलता हूँ। कोई खास बात याद आ जाए तो खबर करना मत भूलना। दोनों ने सहमति में सिर हिला दिया। 11 मार्च 2015 दिन के 11 बजने को थे। मैं अपने ऑफिस नुमा कमरे में एक चेयर पर पसरा हुआ धुएं के छल्ले उड़ाने में व्यस्त था। संजना शुक्ला की मौत कुछ इस कदर मेरे जहन पर काबिज थी कि कोर्ट जाकर रिजक कमाने की कोशिश करने का मुझे ख्याल तक नहीं आया। कोशिश इसलिए क्योंकि फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं था जिसकी वजह से कोर्ट में मेरी हाजिरी जरूरी होती। अलबत्ता कोर्ट में पहुंचता तो 1000-2000 वाला कोई ना कोई मुर्गा यकीनन फंस जाता। मगर फिलहाल वैसी किसी कोशिश में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कश लगाने के दौरान कई बार एयरपोर्ट का दृश्य मेरी आंखों के समक्ष कौंधा। कई बार तड़प कर फर्श पर गिरती संजना दिखाई दी। फिर मैं वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचने से लेकर संजना की मौत तक की छोटी से छोटी बात को अपने जहन में ताज़ा करने लगा। खासतौर पर एयरबस के भीतर एक अनजान लड़के का संजना से टकराना, उसका पर्स नीचे गिरना, फिर उस युवक द्वारा उसका सामान एक एक करके दोबारा फर्श के भीतर रखना। क्या उस दौरान उसने कोई अस्वाभाविक हरकत की थी? मैंने उस बात पर खूब दिमाग खपाया मगर नतीजा शून्य ही निकला। फिर एकदम से मुझे याद आया कि अपनी मौत से पहले संजना मुझे कुछ बताना चाहती थी। मैं कुर्सी पर एकदम सीधा होकर बैठ गया। उसने कहा था कि वो बात मुझे अटपटी लग रही है। शुरू से ही लग रही थी मगर अभी कुछ ज्यादा ही लगने लगी है। ऊपर से आज सुबह से ही मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। वो इकलौती बात साबित करती थी कि उसे अपनी मौत का कोई इम्कान नहीं था, ना ही आत्महत्या जैसा इरादा उसके जहन में था। फिर साइनाइड उसके पेट तक कैसे पहुंचा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भारी मात्रा में कोई ऐसी चीज खा ली थी जिसमें साइनाइड पाया जाता हो? क्योंकि मैंने कहीं सुना या पढ़ा था कि साइनाइड जैसा जहर सेब के बीजों में भी पाया जाता है। मगर एक आम इंसान अगर छक्कर भी सेब खा ले तो भी उसके बीजों की संख्या इतनी नहीं हो सकती कि वो उसकी मौत का कारण बन जाए। क्या गुत्थी थी? कहीं से कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। बात घूम फिर कर दोबारा वहीं पहुंच जाती थी कि अगर उसका कत्ल हुआ है तो कातिल उसे जहर देने में क्यों कर कामयाब हुआ था? ऐसा कौन सा जरिया था जिसको हथियार बनाकर उसने संजना को जहर देकर मार डाला था? मेरे दिमाग की चूलें हिल गई मगर इस सवाल का जवाब मैं नहीं खोज पाया। हार कर मैं ये तक सोचने को मजबूर हो गया कि कहीं उसकी मौत सचमुच इत्तेफाकी तो नहीं थी। कहीं पुलिस की थ्योरी जिसे मैं बचकाना करार दे रहा था वो सच तो नहीं थी। घूम फिर कर मेरा ध्यान एक बार फिर एयरबस के भीतर संजना से टकराने वाले लड़के पर केंद्रित हो गया। आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उस लड़के को टटोलने का फैसला किया। मगर उसे ढूंढ पाना कौन सा आसान काम था। आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बिना पुलिस की मदद के उसे ढूंढ पाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल काम जरूर था। मैंने उठकर अपने फ्लैट को ताला लगाया और नीचे पहुंचकर कार में सवार हो गया। मैं पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा।
एसआई चौहान के बारे में पता करने पर मालूम हुआ कि वो लंच के लिए गया हुआ था। मैं उसके कमरे में बैठकर इंतजार करने लगा, जो कि पूरे 40 मिनट का साबित हुआ। आखिरकार 2 बजे के करीब उसके कदम वहां पड़े। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो दरवाजे पर ही ठिठक गया। एक बार उसने हैरानी से मुझे देखा, फिर बोला, आने से पहले कम से कम फोन तो कर लिया होता, या यहां पहुंचकर ही कर लेते। मैं इधर से ही गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। यहां पहुंचा तो मालूम हुआ तुम लंच करने गए हो, इसलिए फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। कैसे आना हुआ? कहता हुआ वो आगे बढ़ा और मेज का घेरा काटकर दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। संजना वाले केस में कोई प्रोग्रेस हुई या नहीं, बस यही पूछना था। जांच चल रही है भाई। उस क्रम में हमने एयरपोर्ट पर कॉफी के कप सप्लाई करने वाली कंपनी से काफी विस्तृत बातचीत की है, मगर हासिल कुछ भी नहीं हुआ। उनका कहना है कि उस तरह के सभी कप मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्लास्टिक की लंबी गोल थैलियों में पैक करके एक बड़े से गत्ते के डिब्बे में रखकर डिब्बे को टेप की सहायता से बंद कर दिए जाते हैं। मौजूदा मामले में उस तरह के 200 कार्टन बॉक्सेस 10 दिन पहले स्टार हब को सप्लाई किए गए थे। आगे कपों के पैकेट को अपने स्टॉल्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी थी। उस दौरान कोई अस्वाभाविक घटना घटित हुई हो तो इसकी खबर भला उन्हें कैसे हो सकती थी। इसके बाद पुलिस ने स्टार हब के कैनॉट प्लेस स्थित ऑफिस में जाकर पूछताछ की तो जवाब मिला कि स्टॉल पर सप्लाई से पहले सभी पैकेट्स को क्वालिटी के लिए जांचा परखा जाता है। इत्तेफाकन अगर उसमें से कोई कटा फटा पैकेट बरामद हो जाता है तो उसे गोदाम में ही रख दिया जाता है और उसकी जगह नया पैकेट बॉक्स में डालकर स्टॉल पर भेज दिया जाता है। लिहाजा पुलिस की थ्योरी की तो टांग टूट गई दिखाई देती है। अब ये मामला कैसे सुलझेगा? वो जिद भरे स्वर में बोला, सुलझ कर रहेगा। सिर्फ कंपनी के कह भर देने से यह साबित नहीं हो जाता कि पुलिस गलत लाइन टो कर रही है। स्टार हब एक बड़ा ब्रांड है, ऐसे में अगर उनसे कोई कोताही हुई हो तो भला वे लोग आसानी से क्यों कबूल करने लगे? उल्टा उनकी हर चंद कोशिश यही होगी कि उनकी कोताही किसी भी तरह सामने ना आने पाए। ऐसे में गाड़ी आगे क्यों कर बढ़ेगी? हम उनके किसी खास आदमी पर दबाव बनाने की सोच रहे हैं। उम्मीद है जल्दी ही कोई सुखद नतीजा सामने आएगा। ये बहुत दूर की कौड़ी है जिसकी कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। भाई, नाकामयाबी के डर से पुलिस हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकती, कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। आखिर केस में एफआर भी तो लगानी है। फिर उस कुछ की संख्या में एक काम मेरी तरफ से जोड़ लो, क्या पता तुम्हारी भटकन को सही दिशा मिल जाए। क्या चाहते हो? फ्लाइट के जो पैसेंजर पुलिस की स्क्रीनिंग के बिना घटना वाले रोज एयरपोर्ट से निकलने में कामयाब हो गए थे, उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। खासतौर से उस लड़के के बारे में जो फ्लाइट के भीतर संजना से टकराया था। हम उससे पूछताछ कर चुके हैं। उसका नाम दयानंद यादव है। वो हाल ही में मार्केट में आई एक नई इंश्योरेंस कंपनी न्यू लाइफ का बीमा एजेंट है। घटना वाले रोज वो अपने ऑफिस के एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी से दिल्ली पहुंचा था। यहाँ उसका मुकाम एक दोस्त का घर था जो कि मायापुरी के इलाके में रहता है। उसका इस पूरे मामले से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं दिखाई देता। वो कहता है उस रोज फ्लाइट में जो कुछ भी हुआ वो अचानक एयरप्लेन के बादलों से टकराने की वजह से लगे झटके के कारण हुआ था। उस झटके की वजह से वो अपना संतुलन खोकर मृतका से टकरा गया था। पूछताछ कर भी चुके? क्यों? पहले तुम्हारी इजाजत लेनी चाहिए थी हमें। फिर तो मैं उसके व्यंग्य को नजरअंदाज करके बोला, तुम्हें उस लड़के का अता पता जरूर मालूम होगा। जानना चाहते हो? अगर उसका पता कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है तो हाँ, जानना चाहता हूँ। जवाब में उसने मेज की दराजें टटोलनी शुरू कर दी। क्वेश्चन पश्चात उसने एक राइटिंग पैड बरामद किया और मेरे सामने मेज पर रखकर बोला, नोट करो। मैंने पैड अपनी तरफ खिसकाया और उसके ऊपरले वर्के पर दर्ज जानकारी निचले वर्के पर नोट करके पैड उसे वापस लौटा दिया। नाम के आगे उसका वाराणसी का स्थायी पता और दिल्ली के मायापुरी वाले पते के अलावा मोबाइल नंबर भी दर्ज था। मैंने वो पन्ना संभाल कर अपनी कोट की ऊपरली जेब में रख लिया। फिर चौहान को धन्यवाद देकर बाहर निकल आया। कार के भीतर पहुंचकर मैंने चौहान से हासिल दयानंद यादव के नंबर पर फोन लगाया। 3-4 बार बेल जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल अटेंड कर ली गई। हेलो, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कौन? यादव जी, दयानंद यादव जी। जी, बोल रहा हूं। यादव साहब, मैं एडवोकेट विवेक आचार्य बोल रहा हूं। एक मुख्तसर सी महज 5 मिनट की मुलाकात करना चाहता हूं आपसे। किस सिलसिले में? सिलसिला तो वही है जिस बारे में हाल ही में पुलिस आपसे पूछताछ कर चुकी है। आपको उस पूछताछ की खबर है तो ये भी जानते होंगे कि पुलिस को मैंने क्या जवाब दिया था। फिर आप मुझसे मुलाकात करके अलग से क्या हासिल करना चाहते हैं?
क्या पता कुछ हासिल हो ही जाए। अगर आप मैं चाहूं भी तो अब आपसे मुलाकात संभव नहीं है। उसने अब पर कुछ खास ही जोर दिया था। ऐसा क्यों? मैं इस वक्त दिल्ली में नहीं हूं। अभी 10 मिनट पहले ही मैं बनारस पहुंचा हूं। कहकर वो तनिक रुका, फिर बोला, अगर आप यहाँ तशरीफ ला सकते हैं तो मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी होगी। ओह, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। बहरहाल अगर मैं उधर का फेरा लगा सका तो आपको फोन करूंगा। शुक्रिया। जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। पता नहीं वो सचमुच वाराणसी वापस लौट चुका था या फिर वो बात उसने हाथ के हाथ गढ़ ली थी। क्या फर्क पड़ता था? वाराणसी क्या चांद पर था? सिवाय थोड़ी असुविधा के उससे मुलाकात में और कोई अड़चन मुझे नहीं दिखाई दी। ये जुदा बात थी कि फिलहाल उसके पीछे वाराणसी जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी। 4:30 के करीब मैं स्टार फार्मा पहुंचा। मेरा इरादा वहां लैब इंचार्ज संजीव बहल से मिलने का था। अलबत्ता मुलाकात की कोई सूरत निकली जाती इसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। स्टार फार्मा कई एकड़ में फैला दवाइयों का एक बहुत बड़ा कारखाना था जो NH8 से एकदम सटा हुआ जान पड़ता था। वहां पहुंचकर मैंने ड्यूटी पर तैनात गार्ड से संजीव बहल का नाम लिया तो उसने मुझे सिक्योरिटी इंचार्ज के पास पहुंचा दिया, जिसने कुछ क्षण निगाहों से मेरा निरीक्षण किया। फिर बोला, किस सिलसिले में मिलना चाहते हो? सिलसिला बहुत गोपनीय है। मैं सावधानी से शब्दों का चयन करता हुआ बोला, आपको नहीं बताया जा सकता। आधे घंटे में उनकी छुट्टी होने वाली है। अगर आपको बहुत जल्दी नहीं है तो वेट कर लीजिए। वैसे भी इतना वक्त तो उन्हें आपको भीतर बुलाने के लिए परमिशन लेने में ही गुजर जाएगा। मैं वेट कर सकता हूँ, मगर मैं उन्हें पहचानता नहीं हूँ। छुट्टी होने पर बहल साहब मेरे सामने से गुजर जाएंगे और मुझे पता भी नहीं लगेगा। आप यहीं बैठकर वेट कर लीजिए। बहल साहब यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें आपके बारे में खबर कर दी जाएगी। आगे वे आपसे मुलाकात करना पसंद करते हैं या नहीं, ये तो वही जाने। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। कहकर मैं वहां मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गया। वक्त गुजारी के लिए मोबाइल निकालकर उस पर चेस खेलने लगा, जो कि ऐसे बोरियत भरे क्षणों में मेरा पसंदीदा सगल था। ठीक 5 बजे एक बुजुर्गवार जो कि अपनी उम्र के मुकाबले बहुत ज्यादा चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे थे, मेरे सामने आ खड़े हुए। कौन हो भाई? मुझसे क्या काम है? बहल साहब, लैब इंचार्ज बहल साहब, जिनके अंडर में संजना शुक्ला काम करती थी। मैं ही हूं। नमस्ते। मोबाइल जेब में रखकर मैं दोनों हाथ जोड़ता हुआ कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। तुम पुलिस वाले हो? जी नहीं। संजना के रिश्तेदार हो? जी नहीं। मेरा नाम विवेक आचार्य है, पेशे से वकील होता हूं। क्या चाहते हो? संजना की बाबत कुछ पूछताछ करना चाहता हूं। मैं मुश्किल से 5 मिनट का समय लूंगा, अगर आपको कोई असुविधा ना हो तो। मेरी कार में बैठकर बात करें तो कैसा रहेगा? नेकी और पूछ पूछ, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए। तो दोस्तों, ये था अनोखी हत्या नॉवल का 5वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।